लाओ सुनो सारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। भर की तरह शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त सोनाक्षी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जियो ऐसे जैसे कि आपको कल मरना है और सीखो ऐसे जैसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। ये कहना था गांधी जी का। इनका पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, पर लोग इन्हें बापू कहकर पुकारते थे। गांधी जी को उनके व्यक्तित्व और योगदान के लिए महात्मा गांधी और बापू जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा को अपनाया और जीत हासिल की। अहिंसा परमो धर्म का उनका ये संदेश पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ही नहीं विदेशों तक लोग किसी आंदोलन या प्रदर्शन के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। भारत को आजादी दिलाने के कुछ समय बाद ही महात्मा गांधी जी का निधन हो गया। 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई और इतिहास में ये दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया। श्रोताओं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को देश शहीद दिवस के तौर पर मनाता है और इस दिन उनके योगदान की स्मृति में श्रद्धांजलि दी जाती है और साथ ही देश के सशस्त्र बलों के शहीदों को भी इस दिन सलामी दी जाती है। देश भर में बापू की स्मृति और शहीदों के योगदान के लिए मौन भी रखा जाता है। भारत में 2 दिन शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि दोनों ही दिनों को शहीद दिवस मनाने का एक बड़ा अंतर है। 30 जनवरी को बापू की हत्या की गई थी और वहीं 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसीलिए 23 मार्च को अमर शहीदों को नमन करते हुए अमर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हम नमन करते हैं उन सभी शहीदों को जिनकी बदौलत आज हमारा प्यारा भारत एक आजाद देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी। गांधी जी 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में हुआ। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप में देखते थे, उनके विदेश जाने पर, अड़िग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी ने राजकोट में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्होंने बम्बई में अपनी कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में खुद को स्थापित करने में विफल होने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और पुनः शुरुआत की। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त करने पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उनका सामना कई असामान्य अनुभव और चुनौतियों के साथ हुआ, जिसने गहराई से बापू के जीवन को बदल दिया। गांधी जी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए आए थे। दक्षिण अफ्रीका में बापू के काम ने नाटकीय रूप से उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। एक महात्मा जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल
अपने लोगों की सेवा करने की एक महत्वाकांक्षा के साथ। हालांकि बुद्धिजीवियों ने दक्षिण अफ्रीका में उनके कारनामों के बारे में सुना था, लेकिन भारत में वे प्रसिद्ध नहीं थे। पहले वर्ष में गांधी जी ने कान खोलकर और मुंह बंद कर अध्ययन करने के लिए पूरे देश की यात्रा करने का निर्णय किया। पूरे वर्ष घूमने के उपरांत गांधी अहमदाबाद के बाहरी किनारे पर साबर नदी के किनारे बस गए, जहां मई 1915 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। श्रोताओं, करीब 250 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने देशवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया। साउथ अफ्रीका में आजमाए सत्याग्रह का गांधी जी ने यहाँ भी बखूबी प्रयोग किया। 1857 की महान क्रांति पर काबू पा लेने वाली अंग्रेजी सरकार गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सामने पस्त नजर आने लगी। इसका कारण था कि कांग्रेस, जो पहले सिर्फ इलीट क्लास का संगठन थी, उसमें बड़े पैमाने पर आम भारतीय नागरिक जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन उनके हित में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता है। उनकी नीतियां और एजेंडा अहिंसक थे और उनके शब्द लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। चंपारण के बाद खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ। जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया, तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की। यहाँ गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहाँ किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने ममलतदारों और तलतदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। जैसे जैसे आंदोलनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे देशवासियों का गांधी जी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा था। देश में उठ रही आजादी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रॉयलैट एक्ट लाया गया। रॉयलैट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। श्रोताओं, आंदोलनों की कड़ी अभी समाप्त नहीं हुई थी। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। साल 1930 में जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ नमक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत होती है एक यात्रा के साथ, जिसे डांडी मार्च कहा जाता है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन को छेड़ते हुए 78 लोगों के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। 12 मार्च को शुरू हुई ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, लेकिन पीछे नहीं मुड़े थे। लोगों के गांधी के प्रति बढ़ते विश्वास ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि अब आजादी ज्यादा दूर नहीं है। इन आंदोलनों की कड़ी में सबसे आखिरी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में
अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही देश की आजादी की नींव पड़ी और आखिर में कड़े संघर्षों के बाद 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और देश आजाद हुआ। श्रोताओं, सत्य, अहिंसा, शांति, ये सभी गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र रहे हैं और हमें भी इन मूल मंत्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी राह पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो चलिए कार्यक्रम शुभ प्रभात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शुभ प्रभात में अब समय हो चला है। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।